नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा अकेडमी में। मैं किशन मालाकर आपकी जो गणित विषय है उसकी क्लासेस ले रहा था। तो पिछले पार्ट में हमने हमारा अध्याय जो पहला है वो हमने शुरू कर दिया था। आज की इस क्लास में हम हमारी प्रश्नावली 1.1 जो है उसके प्रश्नों के ऊपर इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे जो प्रश्न है इस क्लास में उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमने जो पिछला पार्ट है हमारे उसमें हमने विभाजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट होता है यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसका बेसिक हमने समझा था। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तथा जहां r जो होता है हमारा वो 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। क्योंकि b हमारा क्या होता है, b हमारा भाजक होता है। तो जब भी किसी संख्या में भाजक का भाग देते हैं हम, तो जो हमारा शेषफल होता है यानी जो हमारा रिमाइंडर r होता है वो या तो 0 से बड़ा होगा, जो हमारा शेषफल होगा वो 0 से बड़ा या फिर b से छोटा होगा। ये कंडीशन हमारी फॉलो करता है। ठीक है, तो b हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया, a हमारा भाज्य हो जाता है। इस कथन को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो शेषफल जो हमारा r होता है वो इस भाजक से हमेशा क्या आएगा, छोटा ही आएगा। इसके बराबर भी नहीं आ सकता, हमेशा इससे छोटा रहेगा। लेकिन इस शेषफल का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा यानी धनात्मक संख्या भी हो सकती है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने कल देखा था। अब आज हम जो हमारी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 है उससे स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1 जो हमारा दे रखा है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी वो खुद कहेगा आपको क्वेश्चन में कि आपको इस यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, यानी a बराबर बी क्यू आर का प्रयोग करना है। ठीक है, बी क्यू प्लस आर का, उसका प्रयोग करके इन संख्याओं का HCF निकालना है। ठीक है, तो जैसा हमने पिछली वाली क्लास में निकालना सीखा था दो संख्याओं का HCF, वापस हम प्रश्नों की तरफ आते हैं और हमारा प्रश्न संख्या 1 जो दे रखा है वो है हमारा 135 और 225। इनका हम HCF निकालेंगे हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो 135 और 225 का अगर हमें HCF निकालना है तो HCF के लिए सबसे पहले हमें a और b निकालने पड़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि a जो होता है हमारी बड़ी संख्या होती है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 225 दिख रहा है, और b जो होता है हमारा वो 135 होता है। यानी जो भाज्य होता है वो हमेशा बड़ा होता है, भाजक उससे छोटा है, इसी तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें भाग कर सकते हैं। तो हमने a ले लिया 225 और b हमारा हो गया 135। ठीक है, तो पहला स्टेप जो हमारा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट में इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, तो a का मान हो जाता है हमारा 225, b हमने ले लिया 135। अब हमें क्या करना है, 135 को एक ऐसी संख्या से गुणा करवाना है जो या तो पूरा 225 बना दे या इससे छोटी वैल्यू बना दे। ठीक है, क्योंकि इसको जो हमारा कोशेंट होगा वो यहाँ आएगा, यानी q का मान जो हमारा भागफल होता है वो हमें यहाँ लिखना होगा। वो क्या होता है, जब आप इसका इसमें भाग देते हो तो या तो ये भाग पूरा पूरा चला जाता है जिससे शेषफल 0 हो जाता है, या ये भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसके आसपास वाली संख्या तक जाता है, तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा वो हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 135 एकम 135 होता है। 135 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो ये 270 बनाता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 135 को अगर मैं 2 से गुणा करवाता हूँ तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो भाज्य से हमेशा ये मान छोटा आना चाहिए। तो छोटा मान आएगा हमारा सिर्फ एक बार में। तो 135 एकम 135 यानी 225 में क्या करना है हमें, 135 एकम 135 को माइनस करना है, जिससे हमारा शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 5 माइनस किया, यहाँ 0 आएगा, 12 में से 3 गया, यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास शेषफल बच जाता है 90। इसको अगर हम सिंपल भाग वाली विधि से देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा भाज्य हो गया 225 और भागफल हो गया 135। तो 135 से एक बार जाएगा हमारा भाग, तो ये 135 एकम 135 और शेषफल हमारा बचा 90, जो कि इस b से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। इससे बड़ा भी नहीं हो सकता, ना इसके बराबर हो सकता है, इससे हमेशा छोटा आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाज्य हमारा a हो गया, भाजक हमारा b हो गया, तो जो q हमारा होता है भागफल वो कितना आया, 1 आया, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमें, 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने वहाँ लिखा है इसको।
अब ये प्रोसेस हमें तब तक करना होगा जब तक हमारे शेषफल का मान 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ शेषफल का मान 0 नहीं है, अतः अब 135 और 90 को जो है हम इसी विधि से हल करेंगे। अतः 135 तथा 90 को पुनः हल करने पर कौन सी विधि से हल करेंगे? जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसी विधि से। इसका कथन होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a का काम इस बार हमारा 135 करेगा और b हमारा हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, a यानी 135 होगा, b हमारा 90 हो गया। इसको गुणा करना है किसी संख्या से और जो शेषफल आएगा वो हमें यहाँ रखना है। तो 90 एकम 90 होता है, 90 को अगर 2 से गुणा करें तो 180 हमारा 135 से ज़्यादा आ जाता है। इसका मतलब ये भाग जो है ये भी हमारा एक बार जाएगा। 135 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास r नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ हमें। अतः अब किसकी बारी आएगी? अब आएगी 90 और 45 की। अतः 90 और 45 को पुनः हल करने पर तो इनको हल करेंगे तो इस बार हमारा a का मान 90 हो जाएगा तथा b का मान हमारा 45 हो जाएगा। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से अगर हम इनको देखें तो 90 बराबर 45 गुणा प्लस r, ये शेषफल हमारा यहाँ आएगा। तो 45 को ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि 90 या इससे कम संख्या है। तो 45 से कम 45 होता है और 45 को 2 से गुणा करते हैं तो 90 आ जाता है। तो पूरा का पूरा 90 बन गया। इसको 90 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना मिल जाता है? 0। यानी इस केस में हमें शेषफल कितना मिल चुका है? 0 मिल चुका है। जैसे ही आपको शेषफल 0 मिल जाए तो उसके लिए जो b का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यानी 45 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं चूंकि r बराबर 0 है अतः संख्या 135 तथा 225 का HCF क्या हो जाएगा? हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं b बराबर 45। b बराबर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये हम दो संख्याओं का क्या कर सकते हैं? इस तरीके से HCF ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमें तब तक करना होगा जब तक कि हमारा शेषफल का मान 0 नहीं आ जाता। ठीक है, इसी प्रकार से आगे कुछ संख्याएं दे रखी है तो उनका भी हम इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं? HCF ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करें तो इसमें ये दोनों संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ इस संख्या को हल करने के लिए तो सिर्फ हमें 135 को 1 से गुणा करके देखा तो इससे आसानी से इसके आसपास का मान मिल गया। लेकिन कुछ संख्याएं बड़ी हो सकती है, जैसे 196 दे रखा है तो उसको किससे गुणा करें कि वो 38,220 के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो Q का मान आएगा काफ़ी बड़ा लेना पड़ेगा। हमें इसको गुणा करके देखना होगा कि इसके आसपास कहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो मैं प्रश्न संख्या इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। सेकंड में संख्याएं दे रखी 196 और 38,220। 196 और 38,220। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो बड़ी संख्या होती है वो हो जाएगी 38,220, उसी को हम a बोलते हैं, और छोटी वाली संख्या को हम लेते हैं 196। तो यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर से हल करें तो a हो जाएगा हमारा 38,220 तथा b हो जाता है 196। अब इस 196 को ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 38,220 के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, अगर इसको हम सिंपल मेथड से देखें तो इस 196 को आप मान के चलो कि ये 200 है। ठीक है, और जो 38,220 लिखा है इसको मान के चलो कि ये सिर्फ 38,000 है। ठीक है, तो देखिए कि 200 से मुझे अगर 38,000 बनाना है तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? तो इस 38,000 में आप 200 का भाग देके देखिए एक बार। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नाम 18, यानी अराउंड 190 से आप गुणा करवाते हो तो हो सकता है कि आप इसके आसपास पहुंच जाओ। ठीक है, बिल्कुल आप आसपास पहुंच जाओगे, पर इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल इसी के जिससे जस्ट कम वैल्यू होगी या सेम ये वैल्यू बना देगा। पर हमें एक आइडिया मिल चुका है कि हमें इतनी संख्या लेनी होगी, यानी 190, 191 या उससे कम संख्याएं लेनी होगी जिससे हमारा ये बन जाए।
ठीक है, तो हमने ये संख्या का तो पता लगा लिया कि किससे हमें गुणा करना होगा, तो वो संख्या हमारी 190 होगी। अब हमें 196 को 1 से 90 से गुणा करना होगा, तो 0 से गुणा होके ये तीनों 0 हो जाएंगे, 9 से करेंगे 9 छिंग 54, 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 हो जाएगा 17। 1 से गुणा करने पर सेम आ जाएगी संख्या, तो यहाँ से हमारे पास आता है 37,140 240। ठीक है, तो 37,000 तो काफ़ी कम हो जाता है, ये तो हमारा 38,000 दे रखा है, ये सिर्फ 37,000 है। इसका मतलब इस 190 को हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, बढ़ाते हैं। अगर मैं इसको 200 लेता हूँ अप्रोक्स, अगर मैं इसको 200 लेने की कोशिश करूँ तो ये कितना देता है वो देख लेते हैं। 0 से गुणा करने पर ये सेम आ जाएगा, 2 छिकी 12, 1 2 नाम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, ये 39,000 के आसपास आ रहा है, जो कि उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 39,000 आ रहा है जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 200 से कम लेना होगा। तो 190 और 200 के बीच में 195 लेके देखते हैं। इक्यासी 5 86, 8 9 एकम 9 और 8 17, ये हो जाएगा 6 9 1, 8 4 12 22 और ये हो जाएगा 17 1, 37,220। ठीक है, 37,220, ये वैल्यू इससे कम कैसे है? यहाँ 2 आएगी हासिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ हमारा हो जाएगा 38। ठीक है, चलिए, तो 38,220 और ये हमारा बिल्कुल सेम दे रखा है 38,220, यानी सिर्फ इसको 195 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 38,220 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, 195 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें गुणा करके देखना होगा, एक अप्रोक्स वैल्यू को लेना पड़ेगा और इसको 195 से गुणा करने पर ये सेम संख्या आ रही है, यानी शेषफल हमें एक ही पद में क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो ये 0 शेषफल आने पर हमें पता है कि जो b का मान होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। अतः हम लिख सकते हैं चूंकि r बराबर 0 प्राप्त हुआ, अतः संख्या 196 तथा 38,220 का HCF क्या हो जाएगा, 196 ही होगा। ठीक है, यानी इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमारी क्या हो जाती है, HCF हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करके देखिए। 255 को जो है 867 से भाग देना है, तो इसमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी। ये कुछ टाइप के क्वेश्चन आपके बड़े हो सकते हैं, तो जितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखेगा उसका जो सॉल्यूशन है वो और भी आसान मिलेगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट जो दे रखा है उसमें भी यही पूछा है कि 4052 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इनका भी HCF जो है आप इसी मेथड से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 4052 को जो है इसके अप्रोक्स लेके जाना है, तो आपको ऐसी संख्याओं से गुणा करके देखना पड़ेगा, और जो लास्ट में शेषफल 0 आने के बाद जो हमारा b का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सबसे पहले लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 को रखा है, अभी उसको छोड़ा है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करवाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, यहाँ टोटल सदस्य जो दे रखे हैं वो क्या दे रखा है, 616 दे रखा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो टुकड़ियां बनेगी उसमें सदस्य कितने होंगे, 32 सदस्य होंगे, या ग्रुप बोल सकते हैं इसको हम। जो ग्रुप बनेंगे वो ग्रुप कितने वाले बनेंगे, वो 32 सदस्यों के बनेंगे। ठीक है,
तो 32 सदस्यों में जो है इनको मार्च करवाना है तो कुछ समूह बनाए जाएंगे। तो इसमें समूह के अंदर क्या होगा, स्तंभ बनाने होंगे, यानी इस प्रकार से, ठीक है। एक स्तंभ के अंदर जो है 32 सदस्य मिलेंगे। कितने मिलेंगे यहाँ पे, 32। तो इसमें भी 32 होने चाहिए, इसमें भी 32 होने चाहिए और इसमें भी, यानी जितने भी स्तंभ बनेंगे उन सब में क्या होने चाहिए, 32 होने चाहिए, ठीक है। और टोटल सदस्य हमारे पास 616 है। तो दोनों यहाँ सदस्यों की संख्या 32 हो और टोटल सदस्य 616 हो, इन दोनों से कितने स्तंभ बनाए जा सकते हैं। और इसने पूछा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या। वैसे तो ये जो अधिकतम वर्ड है यही हमें बता देता है कि हमें क्या ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन रहता है कि हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है। अब हमारा चैप्टर तो सिर्फ HCF पे चल रहा है तो हमें तो HCF ही ज्ञात करना है, पर फिर भी अगर इस प्रकार के प्रश्नों को हमें समझना है तो इसने कहा है अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि LCM की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोअर कॉमन मल्टीपल, लेकिन HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट, यानी सबसे बड़ा गुणज लेना होगा जो दोनों के अंदर क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। तो इनके गुणज मिलकर ही तो क्या करेंगे, इन स्तंभों को पूरा करेंगे। तो हमें क्या करना है, 616 और 32 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF के लिए हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो कुल सदस्य दे रखे हैं इसमें 616, इसको हम A ले लेंगे और जो इन्होंने टुकड़ी बनाई है, टुकड़ी के सदस्य वो हो जाएंगे 32, ठीक है। तो हमें इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। HCF के लिए हो जाता है A बराबर BQ प्लस R। A हमारा 616 हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा 32। इस 32 को किससे गुणा करें कि या तो ये 616 बन जाए या फिर ये इससे कम वैल्यू दे हमें, ठीक है। तो इसको 30 ले लेते हैं, इसको 600 ले लेते हैं। तो 600 में अगर मैं 30 का भाग देता हूँ तो ये अप्रोक्स 20 बार जाता है, ठीक है। और 32 को अगर 20 से गुणा करके देखें तो ये हमें जो है 640 देता है। तो 640 तो क्या होगा, इस 616 से बड़ा हो जाएगा, यानी हमें 20 नहीं लेना होगा, हमें एक कम लेना होगा, यानी 19 लेना होगा। तो इन 19 से गुणा करने पर आएगा 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और 1 28, और ये हो जाएगा 2 और 3 608, जो कि 616 से कम होगा। यानी हम 32 को किससे गुणा करवाएंगे, 19 से गुणा करवाएंगे, और इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, 608। तो 616 में से 608 को माइनस करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनकी अप्रोक्स वैल्यू लेकर उनको भाग देकर देख सकते हैं कि हमें किस संख्या से गुणा करवाना होगा, जिससे हमें आसानी से चीज़ें सामने मिल जाए। अब यहाँ शेषफल का मान 0 नहीं है तो हम लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, अतः 32, यानी इसका तो b लेंगे और यहाँ से r लेंगे, अतः 32 तथा 8 को पुनः हल करने पर तो 32 हो जाएगा हमारा a और b का मान हो जाएगा हमारा 8। तो ये हो जाएगा a बराबर BQ प्लस R। तो 32 बराबर 8 गुणा 8 को किससे गुणा करें कि यहाँ पे 32 आ जाए, तो 8 चौक 32 होता है, यानी 4 से गुणा करने पर वो 32 बन जाएगा, और यहाँ शेषफल हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो इस बार हमें शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि r बराबर 0 प्राप्त हुआ, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, जो प्रश्न में पूछा है उसको उसी की लैंग्वेज में हमें आंसर देना होगा। अधिकतम स्तंभों की संख्या, उसने हमसे प्रश्नों में यही पूछा है कि अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करना चाहते हैं। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, इन दोनों का HCF होगा, और इन दोनों का HCF कितना निकल के आया है, 8 निकल के आया है, क्योंकि जो B का मान होता है वही हमारा HCF होता है। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। तो इस प्रकार से लैंग्वेज वाले प्रश्नों में हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें LCM ज्ञात करना है या HCF ज्ञात करना है। चैप्टर के अकॉर्डिंग तो हमें सिर्फ HCF ही ज्ञात करना है, पर फिर भी प्रश्न को पढ़कर ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए कि HCF कब निकालते हैं और LCM कब निकालते हैं, ठीक है।
अगला हमारा उदाहरण संख्या 2 दे रखा है। देखिए ये प्रश्न थोड़े अलग आ जाते हैं, इसमें आपको विभाजन एल्गोरिथम से जो है इस बार HCF नहीं ज्ञात करना है, इसमें आपको संख्याओं का जो रूप दे रखा है उसको सिद्ध करके बताना है। क्या बोला है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ जो हमारा ये रूप होता है a बराबर bq + r, ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसके साथ में r की कंडीशन 0 से बड़ा बराबर और b से छोटा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न में कह रहा है कि आपको जो धनात्मक सम पूर्णांक है उसको 2q का रूप दर्शाना है। ठीक है, अगर मैं किसी धनात्मक पूर्णांक को a मानता हूं तो मेरे b का मान 2 हो जाता है, क्योंकि q के साथ ये इसी फॉर्मेट का बनेगा 2q + r। ठीक है, तो q के साथ क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, तो हमारे b का मान 2 अपने आप हो जाएगा, और r का मान जो होगा इसी b के अकॉर्डिंग हमें लेना होगा। एक फिक्स लिमिट हो जाएगी कि r का मान जो है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले मानना पड़ेगा हमें, माना धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, मैं सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लूंगा, उसको सम या विषम करना वो आगे की बात है हमारी। ठीक है, उसने कहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक को ऐसा रूप बना के बताना है, धनात्मक विषम पूर्णांक को ऐसा रूप बना के बताना है। तो मैं सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लेता हूं, तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा, और इसी के साथ में b क्या हो जाएगा हमारा, b बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें 2q और 2q + 1 का फॉर्म बताना है। ठीक है, अच्छा b बराबर 2 हो गया तो r का मान फिक्स हो जाता है। r का मान जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो r के हमारे पास 2 मान हो जाते हैं। अब इस फॉर्मेट में हमें क्या करना होगा, r के मान पुट करने होंगे, और फिर हमें रूप देखना होगा कि कौन सा रूप हमारा धनात्मक होगा और कौन सा हमारा धनात्मक सम पूर्णांक होगा और कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो सबसे पहले r बराबर 0 रखने पर r बराबर हम 0 रखते हैं। देखिए यहाँ हमने धनात्मक पूर्णांक अगर a लिया है और b का मान 2 हो गया, तो हमारा यहाँ फॉर्मेट बन जाता है a बराबर 2q + r। ठीक है, b की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, क्योंकि ये मान हमने डिफाइन कर दिए। अब r के जो मान है हमें एक बार 0 रखना होगा, 1 रखना होगा इस इक्वेशन में। ठीक है, तो r बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा a बराबर 2q + r की जगह आ जाएगा 0, तो ये बन जाता है a बराबर 2q। तो इस रूप को अगर हम ढंग से देखें तो q कोई सी भी संख्या हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो संख्या आपकी 2 से गुणा होती है वो संख्या पूरी क्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती है। चाहे q का मान आप 2 ले लो, 4 ले लो, यानी सम भी ले लो या विषम ले लो, कोई सी भी संख्या हो, सम या विषम संख्या, किसी भी संख्या को अगर हमने 2 से गुणा कर दिया तो वो संख्या क्या हो जाती है, हमारी सम हो जाती है। जैसे हमने 2 को 2 से गुणा किया तो ये 4 हमारा विषम है, हमने इस बार 2 को 3 से गुणा किया तो ये 6 हमारा विषम सम बन जाता है, हमने 5 को 2 से गुणा किया तो भी ये 10 हमारा सम बन जाता है। यानी किसी भी संख्या को अगर हम 2 से गुणा करवा देते हैं तो वो पूरी संख्या क्या बन जाती है, सम बन जाती है। अब भले ही वो संख्या हमारी सम हो या विषम हो, 2 से गुणा करने पर वो सारी की सारी सम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं चूंकि q का गुणांक 2 है, अतः a बराबर 2q एक सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या क्यों है उसका रीजन हमने बता दिया, क्योंकि q का गुणांक 2 आ गया, जिसका भी गुणांक 2 होता है या सम संख्या होती है वो पूरी संख्या क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। अब हमें r का मान 1 लेना होगा, तो r बराबर 1 रखने पर r का मान 1 रखने पर क्या हो जाएगी समीकरण हमारी, a बराबर 2q + 1। अब देखो ये संख्या विषम संख्या है, इसका परिमाण हम कैसे दे सकते हैं कि ये हमारी 2q क्या है, एक सम संख्या है, जो कि हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में बता दिया। ठीक है, a बराबर 2q क्या है, एक सम संख्या है, ये हमने वहां सिद्ध कर दिया। अगर मैं किसी सम संख्या में 1 जोड़ता हूं तो वो संख्या हमारी विषम बन जाती है। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे 2 में अगर हमने 1 जोड़ा तो ये हमारी विषम हो गई,
फिर हमने सम संख्या 4 ले ली, उसमें अगर हमने 1 जोड़ा तो वो 5 बन गई। हमने 11 एक विषम संख्या ली, उसमें अगर 1 जोड़ा तो वो हमारी 12 बन जाती है। ठीक है, सॉरी, सम संख्या लेनी है हमें, तो यहाँ 11 की जगह 10 लेते हैं। 10 में अगर 1 जोड़ा तो वो भी क्या बन जाती है, हमारी विषम संख्या बन जाती है। यानी किसी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी विषम संख्या हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 2q एक सम संख्या है, वो हमने पहले सिद्ध कर दिया, अतः a बराबर 2q + 1, यानी +1 होने पर ये क्या हो जाएगी, एक विषम संख्या होगी। तो प्रश्न में आपसे पूछा था कि क्या जो संख्याओं का प्रकार होता है, जैसे धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप का होता है, और धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 2q + 1 का होता है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ये q आपका सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो यहाँ 2 से गुणा करने पर वो पूरा सम हो जाएगा, और इस सम संख्या में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो वो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाती है, विषम हो जाती है। ये चीज़ हमने सिद्ध करके बता दी। ठीक है, लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमें। बाकी सारी चीज़ों में सबसे मेन काम हमारा यहाँ आता है कि हमें जो भी हमने सिद्ध करके बताना है, जैसे धनात्मक पूर्णांक को सम और विषम बताना है तो उसको a मान लेना है। फिर रूप को देख लेना है, 2q आ रहा है तो b का मान 2 हो जाएगा, 3q आ रहा है तो b का मान 3 लेना है, 4q या 4m कुछ भी दे तो वहाँ का गुणांक हमें b जो है उसी प्रकार से लेना होगा। अगर हमें b मिल जाता है तो r के मान हमारे फिक्स हो जाते हैं कि b से ज़्यादा नहीं होगा। तो 0 तो हो ही सकता है, 0 से ज़्यादा वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमारा b का मान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को सम और विषम सिद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें भी यही कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक तो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ हमें धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करके बताना है। तो हमें क्या लेना होगा, a बराबर एक पूर्णांक लेना होगा, माना धनात्मक पूर्णांक a हो जाएगा। अब इसी के साथ अगर हम b को देखें तो b हमारा 4 होगा। मैंने आपको कहा कि जो q का गुणज होता है, या m दे दे, कुछ भी दे दे, तो उसका गुणज ही हमें क्या लेना होगा, b लेना होगा। तथा b मिलते ही हमें r मिल जाता है। r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं हो सकता क्योंकि b से हमेशा छोटा लेना है। अच्छा, a हमारा ये हो गया, b हमारा 4 है, तो इसका रूप हो जाता है a बराबर 4q + r। अब हमें r के एक एक मान रख के देखना है, और हमें देखना होगा कि जो 4q + 1 और 4q + 3 क्या सिर्फ ये दो ही विषम पूर्णांक होते हैं, या 4q + 2 या 4q सिर्फ वो भी विषम पूर्णांक हो सकता है क्या। ठीक है, तो हम r के अलग अलग मान लेते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा r बराबर 0 रखने पर, जैसे ही r बराबर 0 रखते हैं तो ये हो जाता है हमारा 4q + 0, यानी a बराबर 4q। ये भी पिछले प्रश्न की तरह कंडीशन आ गई, जैसे पिछले प्रश्न में a बराबर 2q बना था तो यहाँ 4q बन गया। इसका मतलब किसी भी पूर्णांक को अगर हम 4 से गुणा करते हैं, यानी किसी सम संख्या से गुणा करते हैं, तो वो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाती है, सम हो जाती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि q का गुणज 4 एक सम संख्या है, अतः a बराबर 4q एक सम संख्या होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने अगर 0 रखा तो वो संख्या तो हमारी सम आ गई, पर हमें विषम संख्याओं की जानकारी देनी है। तो इस बार हम r का मान लेते हैं, r बराबर 1 रखने पर r का मान 1 रखने पर हो जाएगा a बराबर 4q + 1। तो 4q को हमने यहाँ सम संख्या सिद्ध किया था, उसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो वो एक विषम हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि 4q एक सम संख्या है, जैसे ही उसमें हमने 1 जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, अतः a बराबर 4q + 1 एक विषम संख्या होगी।
और देखते हैं r बराबर हम अगला मान लेते हैं। एक रूप तो हमने बना लिया कि a बराबर 4q + 1 जो होता है वो एक विषम संख्या होती है जो उसने पूछा था। अब हमें 3 वाले को भी चेक करना होगा, पर उससे पहले हम r का मान 2 रख के देखेंगे। तो r बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा हमारा a बराबर 4q + 2। तो a बराबर यहाँ से क्या कर सकते हैं हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 2q + 1। अब फिर से यही आ गया कि पूरी संख्या के गुणा में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी एक सम संख्या गुणा में आ रही है तो ये पूरी संख्या हमारी सम संख्या बन जाती है। तो इसको लिख सकते हैं चूंकि संख्या 2q + 1 का गुणांक 2 है, अतः a बराबर 4q + 2 ये क्या हो जाएगी, एक सम संख्या हो जाएगी या एक सम पूर्णांक। ठीक है, हमने 4q निकाल के देखा वो सम आया, 4q + 1 निकाला तो वो विषम आया जैसे प्रश्न में पूछा है। फिर हमने 4q + 2 निकाल के देखा तो ये भी क्या निकल के आया, हमारा सम निकल के आया। अब आखिरी वैल्यू हम 3 पुट करते हैं जिससे ये संख्या भी हमारी कैसी हो जाएगी, विषम पूर्णांक हो जाएगी। r बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा a बराबर 4q + 3। अब किसी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, विषम हो जाती है। इसलिए 4q + 3 भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चूंकि 4q एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या में आपने विषम संख्या जोड़ा, इसलिए r बराबर 4q + 3 क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या होगी। तो जैसा प्रश्न में पूछा है उसी तरीके से हमारा भी निकल के आया है, ये मान हमारा विषम निकल के आया है और 4q + 3 का मान जो है ये भी हमारा विषम निकल के आया है जैसा प्रश्न में कहा था। जो 2 चीज़ें हमने एक्स्ट्रा निकाली वो अपने आप सम निकल के आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो उसने पूछा है हमसे वो चीज़ हमने उसको प्रूव करके दिखा दी कि 4q + 1 और 4q + 3 का जो रूप होता है वो तो विषम होता है, लेकिन अगर 4q आता है या फिर 4q + 2 आता है तो वो हमारा सम पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया कि किसी धनात्मक पूर्णांक को हमने a लिया और b का मान हमने 4 ले लिया। ठीक है, जो b का मान है उसको हमने 4 ले लिया ताकि इससे हमारा क्या हो जाएगा, r का मान फिक्स निकल के आ जाएगी कि r का मान जो है आपको 0 1 2 3 तक लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 दे रखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अभी हमने जैसे प्रश्न किए हैं बिल्कुल वैसा ही है ये भी हमारा। यहाँ हम धनात्मक पूर्णांक को क्या लेंगे, जो हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा हमारा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा a और b का मान जो है हम देख रहे हैं q के गुणा में क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो ये हो जाएगा हमारा b का मान। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 6q + r और r के मान की बात करें तो r के मान हो जाएंगे हमारे 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्योंकि 6 से छोटा, b से छोटा होगा r का मान तो हमारे ये सारे मान हो जाएंगे। अब अगर हम 0 रखते हैं तो a बराबर हमें मिलता है 6q, तो 6q में हमारी ये संख्या क्या हो जाती है, सम हो जाती है, क्योंकि सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे पूरी संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। फिर हम r बराबर 1 लेते हैं तो ये रूप बनता है हमारा 6q + 1, तो किसी सम संख्या में 1 जोड़ने पर वो संख्या कैसी हो जाएगी, विषम हो जाएगी। फिर हम लेते हैं r बराबर 2, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 6q + 2, तो किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर वो संख्या भी सम हो जाती है। r बराबर 3 लेने पर हो जाएगा a बराबर 6q + 3, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर वो संख्या विषम हो जाती है। a बराबर 6q + 4 प्लस 4 करने पर सम होगा, a बराबर 6q + 5, ये फिर से क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा है कि विषम संख्याओं का जो रूप होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है, और वो चीज़ें हमने यहाँ से निकाल ली कि 6q + 1 होगा वो विषम होगा,
ये सम हो जाएगा, 6q प्लस 3 होगा वो विषम होगा, और 6q प्लस 5 होगा वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, r का एक एक मान रख के आपको बताना है कि ये अगर सम है तो क्यों है, ये विषम है तो क्यों है। तो जैसा हमने पिछले प्रश्न किए हैं, 2 प्रश्नों में देखा हमने, उसी टाइप से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हो। मैंने शॉर्ट तरीके से आपको पूरा समझा दिया, डिटेल से आप इसको पूरा अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। प्रश्न संख्या 4 जो दिया है उसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो किस रूप का होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, तो इस बार यहाँ पे जो नई चीज़ आपको दी है वो उसने दे दी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, वर्ग की अगर हम बात करें तो जो संख्या हम लेंगे उसका हमें स्क्वायर करके बताना होगा। जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर लेते हैं तो a स्क्वायर का मान निकाल के हमें ऐसा रूप दिखाना होगा उसको। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में संकेत दे रखा है, यानी आपको हिंट दे रखी है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक होता है जो हम a लेते हैं, तब यह 3q और 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसने क्या लिया है, b का मान 3 लिया है, उसी अनुसार ये बता रहा है कि जो यहाँ पर आपको r का मान रखना होगा वो सिर्फ 2 तक रखना होगा। यानी इसमें इसने r का मान 0 रखा है, आगे इसने 1 रखा है, आगे इसने 2 रखा है। इसका मतलब जो b का मान ले रहा है ये भी 3 ले रहा है, जैसा कि प्रश्न में दिखाया गया है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक का वर्ग जो है ये हमें 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाना होगा। यानी हमें एक q ले लेना है और उसको कन्वर्ट करके हमें m का रूप दर्शाना है। तो कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को, देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है तो माना धनात्मक पूर्णांक, वो हो जाएगा हमारा a। ठीक है, तथा a अगर हम ये हमने धनात्मक पूर्णांक a लिया है तो b का मान हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूप बन जाएगा a बराबर 3q प्लस आर, और r की जो वैल्यू है वो डिफाइन हो जाएगी, r की वैल्यू 0 1 और 2 तक डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, हमें r का मान भी रखना होगा और उसके साथ में वर्ग भी करना होगा, क्योंकि इस बार सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के लिए नहीं कहा है, उसने कहा है कि उनके वर्गों का रूप आप ये बना के बताओ, 3m प्लस 1 3m या 3m प्लस 1 का रूप बना के बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं r बराबर 0, तो r बराबर 0 रखने पर हो जाएगा हमारा a बराबर 3q प्लस 0, यानी a बराबर 3q। ये तो हमने a का मान निकाला, पर हमें उसके वर्ग की बात करनी है, तो क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, यहाँ से बनेगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा q स्क्वायर। अब यहाँ q स्क्वायर के गुणा में 9 आ रहा है, लेकिन हमें तो 3m प्लस 1 का रूप बताना है या 3m का रूप बताना है। ठीक है, देखिए जो 2 रूप दे रखे हैं हमारे सामने, उसमें या तो ये बना के बताना है या ये बना के बताना है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक पद दे रखा है 3q स्क्वायर, तो वो 3m प्लस 1 का रूप तो बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस में कुछ भी नहीं दे रखा है, पर हम उसको 3m का रूप बना सकते हैं। अब 3m का रूप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3m के रूप के लिए हमें इसमें से 3 कॉमन लेना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3 q स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 होता है, तो 9 को हमने 3 गुणा 3 लिख लिया। इस पूरे 3 q स्क्वायर को मैं m बोल सकता हूँ, अतः हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 गुणा m। ठीक है, जहाँ आपको m बताना होगा कि m क्या होगा, m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने 3m का रूप दर्शा दिया। अब अगला जो रूप बनाना है, हमें 3m प्लस 1 का रूप बनाना है, लेकिन हमारे पास 2 मान है, तो दोनों मानों को रख के देखते हैं हम कि कौन कौन सा रूप हमारे सामने बन के आता है। दूसरा मान लेते हैं हम r बराबर 1। r बराबर 1 लेने पर क्या होगा, a बराबर हमारा हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जिसमें b का मान हमारा 3 दे रखा है, तो 3q प्लस आर, और r का मान हम रखेंगे 1, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, तो 3q प्लस 1 के लिए हमें क्या देखना होगा
कि ये हमारा रूप जो है किस प्रकार से बनाना चाहिए, 3m+1 का रूप बनाना चाहिए। अब ये हमारा a बराबर 3q+1 का रूप हो जाता है, तो हमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात नहीं करनी है, हमें उसके वर्ग की बात करनी है। तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर क्या होगा, ये तो हो जाएगा हमारा a² और यहाँ बनेगा 3q+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो 3q+1 का होल स्क्वायर है वो हमारी आइडेंटिटी यानी a+b के होल स्क्वायर से ओपन होगा। क्या होता है a+b का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा a² + 2ab + b², या इसी को हम लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। ठीक है, प्लस वाली संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ओपन करते हैं हम, a² बराबर हो जाएगा हमारा 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर यानी a² + 2ab + b²। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 और ये होगा q²। आगे बनेगा 3 दूनी 6q + 1 का स्क्वायर 1, ये होगा हमारा a²। ठीक है, देखिए हमें जो है 3m या 3m+1 का रूप बनाना है। तो यहाँ तो पद एक से ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब 3m का रूप तो हम बना नहीं सकते। अब इसको हम बना सकते हैं 3m+1 का। तो 3m+1 का रूप बनाने के लिए हमें +1 की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास पड़ा है। अब बाकी जो पद बचे हैं उसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a² बराबर 3, इसमें से कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 3q², और इसमें से 3 कॉमन लिया तो ये बनेगा हमारा 2q। ठीक है, हमें सिर्फ बाहर 3 चाहिए और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या आएगी उसको हम m का रूप बोल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a² बराबर 3m+1, और जहां हमें m को दर्शाना होगा कि m हमने क्या लिया है, m बराबर हमने लिया है 3q² + 2q। ठीक है, तो हमने पहला जो रूप बनाया वो तो 3m का बना दिया, दूसरा जो रूप बना दिया हमने 3m+1 का रूप बना दिया। अब हम r बराबर इस बार क्या लेंगे, 2 लेंगे, और उसमें भी इन दोनों रूप में से एक रूप बना के बताना होगा। तो r बराबर 2 लेने पर तो ये हो जाएगा a बराबर b का मान 3 है, तो 3q + 2। ठीक है, वर्ग करेंगे धनात्मक पूर्णांक का, तो वर्ग करने पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा a² और ये होगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो a² बराबर होगा a+b का होल स्क्वायर जो होता है हमारा a² + 2ab + b²। तो a² बराबर बनेगा 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9q² + 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q + 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ एक पद से ज़्यादा आ रहे हैं तो ये रूप तो नहीं बनेगा। कौन सा रूप बनेगा, 3m+1 का, पर यहाँ +1 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो +1 हम इससे चुराने की कोशिश करेंगे। कैसे चुराएंगे, तो ये हो जाएगा a² बराबर 9q² + 12q + 3 गुणा 3 + 1, 4 को हम लिखेंगे 3 + 1। इसके साथ साथ हमारा जो पूरा पद है उन सब में से हमें 3 कॉमन नज़र आ जाएगा, तो ये हमारा आसानी से 3m+1 का रूप नज़र आ जाएगा हमें। कैसे होगा, 3 कॉमन लेते तो ये होगा हमारा 3 बाहर लिया, अंदर बचेगा 3q² + 3 चौक 12 यानी 4q + 3 पूरा बाहर ले लिया तो इसकी जगह बचेगा 1, और आगे वाला +1 एज इट इज आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा a² बराबर 3m+1 का रूप, जहां हमने m को क्या लिख दिया है, m हो गया हमारा 3q² + 4q + 1, यानी r बराबर 2 पर भी हमने जो रूप बनाया है धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का, वो रूप क्या बना है, a² बराबर 3m+1। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक को हम किस रूप में दर्शा सकते हैं, 3m या फिर 3m+1 के रूप में। m का जो गुणांक 3 दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लेना होगा, b का मान 3 लेना होगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है, इस बार क्या दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पिछले प्रश्न में तो सिर्फ वर्ग की बात करी थी,
ठीक है। और इस प्रश्न में घन की बात कर रहा है, तो जब वर्ग की बात करी थी तो हमने जो रूप लिया था वो लिया था a बराबर 3q प्लस आर का, ठीक है। इस प्रश्न में भी हमें जो a का मान है यानी धनात्मक पूर्णांक है वो क्या लेना होगा, a बराबर 3q प्लस आर लेना होगा। और 3 का जब हम घन करते हैं तो 3 का घन जो होता है हमारा वो होता है 27। 27 में से हम 9 कॉमन लेकर 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो रूप रखना होगा वो क्या रखना होगा, a बराबर 3q प्लस आर, यानी b का मान क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। माना धनात्मक पूर्णांक a हो जाएगा और b का मान हम क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तो b का मान 3 लेने पर हमारा हो जाएगा a बराबर 3q प्लस आर। r के मान हमारे हो जाते हैं r बराबर 0, 1 और 2। सिर्फ 3 मान हमें रख के देखना होगा। अच्छा, इस बार वर्ग नहीं करना है, इस बार हमें धनात्मक पूर्णांक का घन करना होगा, ठीक है। घन यानी 3 घात लगानी होगी और फिर उसको हल करना होगा। तो r का मान सबसे पहले हम 0 लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा a बराबर 3q प्लस 0, यानी a बराबर 3q। घन करने पर तो a की पावर 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3q की पावर 3, यानी a क्यूब बराबर हमारा हो जाएगा 3 की घात 3 होता है 27, और ये हो जाएगा q की पावर 3। लेकिन जो रूप दर्शाना है वो या तो 9m का दर्शाओ, या 9m प्लस 1, या फिर 9m प्लस 8 का, इन तीन में से एक रूप बनाना है। तो हमने देखा कि हमारा 27q क्यूब जो है वो सिर्फ एक पद है, और एक पद वाला रूप कौन है, 9m है। 2 पद वाले हमारे रूप जो है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 हो सकता है, पर एक पद के लिए हम किस में बनाएंगे, इसको 9m में बनाएंगे। यानी 27 में से हमें कॉमन लेना होगा 9। 9 कॉमन लेने पर अंदर बचता है 9 तिया 27 आता है, तो 3q क्यूब। तो ये रूप हो जाता है हमारा a क्यूब बराबर 9m। जहां हमने m को किस प्रकार से लिखा है, m हमारा हो गया 3q क्यूब, ठीक है। तो r बराबर 0 के लिए हो गया। अब r बराबर हम लेंगे 1, ये हो जाएगा हमारा a बराबर 3q प्लस 1, इसका भी घन करेंगे। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब। अब इस बार 2 पदों की घात 3 आ रही है, इसका मतलब यहाँ फॉर्मूला लगेगा हमारा a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की होल पावर 3। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एक रूप हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। ये दोनों रूप होते हैं इसके, यानी यहाँ से 3ab अगर आप दोनों में से बाहर लेते हो तो 3ab, यानी इसमें a स्क्वायर है तो a बच जाएगा, 3ab यहाँ से बाहर लेते हो तो b स्क्वायर है तो b एक अकेला रह जाएगा। यानी ये दोनों ही रूप हमारे क्या होते हैं, a प्लस बी की पावर 3 का रूप होता है, ठीक है। तो दोनों में से एक रूप से इसको खोल लेते हैं। ये छोटा लग रहा है थोड़ा सा, ये आसान हो जाएगा, इससे खोल के देख लेते हैं, या फिर ये बड़ा वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b स्क्वायर, ठीक है। हल करते हैं इसको आगे। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27q क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 एकम 9 और 3 से करेंगे 9 तिया 27 और q स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो गया और 3 को 3 से गुणा किया, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 और q का स्क्वायर है इसलिए q स्क्वायर। पूरे को 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 तिया 9q हो जाएगा। चलिए, अब इसमें एक से ज़्यादा पद आ रहे हैं, यानी हमारे पास जो रूप बनाने के लिए ऑप्शन है वो या तो 9m प्लस 1 बना सकते हैं या 9m प्लस 8 बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास +1 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 9m प्लस 1 का रूप दे सकते हैं।
तो यहाँ से इसको लिखते हैं a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस 1, यानी प्लस 1 को उठा के हमने लास्ट में रख दिया। इस पूरी संख्या में से 9 कॉमन आ रहा है तो वो 9m प्लस 1 का रूप दे देगा हमें। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा, अगर 9 कॉमन लेते हैं, इसमें से 9 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर में से लिया तो 3 क्यू स्क्वायर, सॉरी 9, हाँ सही है, 3 क्यू स्क्वायर, और आगे हमारे पास सिर्फ 9 क्यू है तो 9 हमने बाहर ले लिया तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और आगे बाहर चल रहा है हमारे पास प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारा 9 हो गया, ये पूरा m बन जाएगा प्लस 1, यानी जो घन हो जाएगा हमारा धनात्मक पूर्णांक का वो हो जाएगा 9m प्लस 1। जहाँ m हम बता सकते हैं कि m बराबर हमने क्या लिया है, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, तो हमने r बराबर 0 के लिए 9m का रूप बना दिया, r बराबर 1 के लिए 9m प्लस 1 का रूप बना दिया। इसका मतलब r बराबर 2 के लिए हमारा 9m प्लस 8 का रूप बन सकता है। ठीक है, तो इसको आगे करके देखते हैं। r बराबर 2 लेने पर तो a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, घन करने पर a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 की घात 3, a क्यूब बराबर a प्लस b की पावर 3 होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से होगा हमारा 27 के क्यू क्यूब प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी 27, और 27 को 2 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा, 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे समझे, 3 को 2 से किया तो 3 दूनी 6, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 6 54, और क्यू पे स्क्वायर है इसलिए क्यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ होगा 2 का स्क्वायर 4, और ये होगा 3 तिया 9, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी 36 क्यू। अब पदों की संख्या 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप दिखेगा। हमारे पास प्लस 8 फ्री पड़ा है, इसका मतलब ये 9m प्लस 8 का रूप बन सकता है, क्योंकि बाकी पदों में से हम जो है हमारा 9 कॉमन ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इन सबको पास में लिख लेते हैं, 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 जो है हमारा लास्ट में आ जाएगा। सब में से 9 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 3 क्यू क्यूब प्लस 9 छिंग 54 यानी 6 क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36 यानी 4, और प्लस का 8, तो ये हो गया हमारा रूप 9m प्लस 8। और जहां हमने m को किस रूप में लिखा है, m हो गया हमारा 3 क्यूब क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू क्यूब क्यू स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा m का मान हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन का रूप होता है वो किस प्रकार से होता है, वो 9m का रूप हो सकता है, 9m प्लस 1 का रूप हो सकता है, और r बराबर 2 के लिए वो 9m प्लस 8 का रूप बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली 1.1 के जो 5 प्रश्न है वो मैंने आपको करवा दिए। कुछ एग्जाम्पल की भी हमने यहाँ पे बात करी है, और कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए मैंने छोड़े हैं उनको आप ट्राई करके देखें। सेम मेथड है सभी प्रश्नों के लिए, जितने भी टाइप थे अलग अलग वो मैंने सारे आपको सामने करवा दिए। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, उसका वीडियो सॉल्यूशन जो है हम आपके लिए अलग से प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।